देखिए हेडिंग हम लोग का है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो हम यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं। हम लोग कई बार इस तरह का माने हैं ना जी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और तुम लोग बता दो कि इसकी दिशा क्या है, अंदर की ओर लंबवत न है, तो तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अगर यहाँ पर हम बिंदु दिखाते तो किधर होता है, बाहर की ओर। तो ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक हम लोग चालक रखेंगे और उस चालक को गति कराएंगे। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक चालक है, ठीक है। इस तरह से एक चालक है, छानो ना ये, हाँ छना गया, बस छिटा रहा है वो, छना गया है। देखिए अब थोड़ा ध्यान से देख लो, टॉपिक पर ध्यान दो, बहुत अच्छा टॉपिक है और समझोगे तो बहुत बड़ा डेरिवेशन है, छोटा डेरिवेशन है ये, लेकिन समझोगे तब, नहीं तो रट्टा मारते रह जाओगे। देख हमारे पास चालक तार है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसकी दिशा लंबवत कहाँ है, अंदर की ओर है। इसमें इस चालक तार को ना, चालक खंड को ऐसे गति कराया जाता है, इधर से पकड़ के ऐसे क्या कराया जाता है, गति। अगर इसको हम चालक खंड माने ना, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये ऐसे सीधा रखा गया है, इसको ऐसे गति कराया जा रहा है। तो जब इस चालक खंड को हम इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में से गति कराएंगे ना, तो इस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो धारा बहेगा, धारा बहेगा ना। जबकि देखिए इसको कहीं भी बैटरी से नहीं जोड़ा जा रहा है, बैटरी से कहीं जोड़ा जा रहा है, नहीं बैटरी से नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें क्या उत्पन्न होगा, धारा। हमको ये समझना है कि धारा क्यों उत्पन्न हो रहा है और किन किन परिस्थितियों में ये धारा उत्पन्न होगा, चाहे उत्पन्न क्यों हो रहा है तो ये कितना उत्पन्न हो रहा है। आई के लिए फार्मूला निकालेंगे और विद्युत वाहक बल के लिए भी क्या निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे। तो कंडीशन समझ रहे ना क्या क्या इसमें है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम इस चालक खंड को, चालक तार को ऐसे क्या कर रहे हैं, गति करा रहे हैं, ठीक है। तो गति कराएंगे तो इसका कुछ न कुछ वेग होगा, क्यों जी, गति करा रहे तो कुछ न कुछ वेग होगा ना। तो इसको हम मान लेते हैं कि V वेग से गति करा, V को भी वोल्टेज नहीं समझेंगे, हाँ वेग समझेंगे। और विद्युत वाहक बल आएगा ना, जो कि हमारा वोल्टेज है V है, तो उसको हम E से दिखा देंगे, तो E हमारा विद्युत वाहक बल हो जाएगा और V हमारा क्या है, वेग है। तो इस चालक खंड को हम इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से क्या कर रहे हैं, गति करा रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस चालक खंड में धन आवेश भी उपस्थित है और ऋण आवेश भी उपस्थित है, दोनों बराबर मात्रा में है ना, धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है, सब लोगों को पता है यह। तो जब चालक खंड को हम ऐसे गति कराएंगे तो इसमें जो उपस्थित धन आवेश है वह और जो ऋण आवेश है वह दोनों गति करेगा। मान लीजिए कि मार्कर है तो मार्कर के अंदर स्याही है, तो हम मार्कर को इस तरह गति कराएंगे तो इसके अंदर स्याही है वो गति करेगा ना। तो उसी तरह ये चालक खंड है और चालक खंड के अंदर धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है। तो जब हम इस चालक खंड को ऐसे गति कराएंगे तो इसके अंदर उपस्थित धन आवेश और ऋण आवेश दोनों गति करेगा, ठीक है। और हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उस आवेश पर चुंबकीय बल कार्य करता है, याद है। जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, F B Q V साइन थीटा, याद है कि नहीं, B Q V साइन थीटा। इसको हम ऐसे लिखे थे, Q B V साइन थीटा। Q क्या था, आवेश था, B क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र,
भी क्या है, वेग है, और जो थीटा है ना वह चुंबकीय क्षेत्र से सीधा 90 डिग्री पर गति कर रहा है कि 30 डिग्री पर गति कर रहा है कि 60 पर कितना कोण पर गति कर रहा है, वो कौन है, थीटा। तो सूत्र हम लोग पढ़ लिया ना। तो इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें धन आवेश ऋण आवेश दोनों है, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों है। तो दोनों ना गति करेगा इस तार के साथ साथ, इसका मतलब कि धन आवेश पर भी बल लगेगा, चुंबकीय बल, और ऋण आवेश पर भी क्या होगा, बल लगेगा। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? स्पेशली हम किसी आवेश को नहीं गति करा रहे हैं, इस चालक तार को ही गति करा रहे हैं। तो चालक तार के अंदर तो धन आवेश और ऋण आवेश है ना। अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होबे करेगा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर तो आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेश हो गया, अब प्रोटॉन मतलब नाभिक, नाभिक क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। तो दोनों आवेश तो मौजूद है, तो साथ साथ दोनों आवेश गति करेगा। मतलब हम इनडायरेक्टली कहें ना कि इस चुंबकीय क्षेत्र में दो तरह के आवेश गति कर रहे हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब हमको देखना है कि बल किधर लगेगा, उस पर धन आवेश पर बल किधर लगेगा। तो हम लोग जो सूत्र पढ़े थे इसके लिए जो फार्मूला पढ़े थे, वहां पर क्यों हम लोग धन आवेश लिए थे, क्यों कैसा लिया गया था, धन आवेश। तो धन आवेश जो हमारा गति कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, देख रहा है, हमारा आवेश ऐसे गति कर रहा है। तो कितने डिग्री कोण पर गति कर रहा है, 90 डिग्री कोण पर गति कर रहा है ना। मतलब थीटा तो हमारा 90 है, क्यों जी, थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री है। तो F इक्वल टू साइन क्यू भी बी साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो F इक्वल टू मिल जाएगा क्यू भी बी, ये ना मिला, साइन 90 का मान 1 है, यहाँ भी तो साइन 90 होगा, 1 हो जाएगा। अब हमको ये तो पता चल गया कि इतना बल लगेगा। हाँ एक चीज और है, चूंकि ये चुंबकीय बल है तो इसको FM लिख देते हैं, याद रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये हम लिख दिए। अब इस पर हम पहले बल को देख लेते हैं कि बल किस पर कहाँ लगेगा। पहले हम धन आवेश की बात करते हैं, धन आवेश। तो धन आवेश हमारा कहाँ गति कर रहा है, सामने की तरफ गति कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो हम लोग पढ़े थे दाहिने हाथ के नियम के अनुसार कि हम अंगुलियों को अपने जो पंजा है, पंजे को इस तरफ फैला लेंगे और इन अंगुलियों को रखेंगे किधर, वेग की तरफ। कहाँ रखेंगे, वेग के दिशा में, और मोड़ने पर ही कहाँ जाना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जो अंगूठा वो किसको बताएगा, बल की दिशा को बताएगा। तो ये बताइए, तो क्या हम ऐसे रख सकते हैं, तो मोड़ेंगे तो चल जाएगा नीचे ना, मतलब हमको ऐसे रखना पड़ेगा। तो हम ऐसे रख रहे हैं, भी की दिशा में हमारी उंगलियां जा रही हैं, अब मोड़ने पर ये जो है ये कहाँ जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अंगूठा कहाँ बल काम कर रहा है, अंगूठा बता रहा है कि बल कहाँ लग रहा है, मतलब धन आवेश पर बल कहाँ लग रहा है। तो जब धन आवेश पर बल ऊपर लगेगा ना, तो जो धन आवेश है ये ऊपर जाके इसी में इकट्ठा होने लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, धन आवेश क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बताइए, जब धन आवेश पर बल ऊपर लग रहा है तो ऋण आवेश पर बल किधर लगेगा, नीचे लगेगा। तो ऋण आवेश किधर इकट्ठा होने लगेगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा। कोई समस्या हो तो बताओ पहले, इधर सचिन को छोड़ दो। हाँ, इन्हें कि चालू करना भुला जाओ पूरा रिकॉर्ड। हम तो कई बार बंद करके रिकॉर्डिंग किए थे, पठानी पर गए, सब चीज सेट कर दिए, आज चालू नहीं किए, पढ़ाई चालू। कई बार माइक नहीं लगा, ऐसे पढ़ा दिया, वो पूरा व्यर्थ हो गया पढ़ाना। तो ये वाला बात बताइए पहले, समझ में आया कि नहीं आया, कि धन आवेश हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऋण आवेश कहाँ जा रहा है, नीचे। अब केमिस्ट्री वाला तुम लोग बंद मत पढ़ना कि बंद टूटेगा तो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। हम लोग बंद की बात नहीं कर रहे, हम लोग आवेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। धन आवेश पर बल कहाँ लगेगा, अच्छा ऐसे ही ना बल निकाल के हम लोग कहे थे कि धनावेशित कण जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ना, तो उसका पथ वृत्ताकार होता है, याद आ रहा है, यही बल हम लोग निकाले थे। तो यहाँ पर इसी चालक में धन आवेश कहाँ हो गया, ऊपर, ऋण आवेश कहाँ हो गया। तो जब इस पर एक तरफ धन आवेश हो गया, एक तरफ ऋण आवेश हो गया, तब तो एक मिनी बैटरी जैसा काम करेगा, एक छोटी सी बैटरी जैसा काम करेगा। छोटी सी बैटरी में एक तरफ धन आवेश होता है, एक तरफ क्या होता है, ऋण आवेश।
एक तरफ धन आवेश, एक तरफ ऋण आवेश। ऊपर हमारा धन आवेश हो गया, नीचे क्या हो गया? एक चीज और आप जानते हैं कि जब दो आवेश, दो विपरीत आवेश जब एक पास होते हैं ना, तो उन आवेश के कारण विभव उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर विभव उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया? बस हमको सूत्र निकाल देना है कितना उत्पन्न हुआ है, ये न करना है। तो विभव उत्पन्न हो गया, मतलब कि अब स्पष्ट हो गया कि जब हम किसी चालक तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में से गति कराएंगे ना, तो इस चालक पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत वाहक बल। ये समझ गया ना क्यों उत्पन्न हो रहा है? अब हम सूत्र निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि फार्मूला इसका क्या हो रहा है, लेकिन इतना पहले बताओ कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसको गति करा रहे हैं, तो इस पर क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत वाहक बल। इतना ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब बताइए इस पर इन आवेशों पर जो बल लग रहा है, इन आवेशों पर जो बल लग रहा है वो तो यही ना लग रहा है क्यू भी बी। अगर हम कहें कि ये बल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है, मतलब कि ऋण आवेश इसके लिए, तो क्या अंतर होगा? जो Q है वो ऋण आवेशित हो जाएगा, Q है कैसा? ऋण आवेशित हो जाएगा। यही बल अगर हम किसके लिए निकालें? धनावेश के लिए निकालें, तो ये धन आवेशित हो जाएगा। बाकी दोनों तो आवेश ना है, जितना प्लस ऊपर गया है उतना ही ना माइनस नीचे आएगा। मतलब कि एक तरह से कहें तो चुंबकीय बल यही लग रहा है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं? 1 बना लेते हैं। या इलेक्ट्रॉन के लिख दें, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm इक्वल टू Q के बदले में E लिख दे रहे हैं। Q के बदले में E, इलेक्ट्रॉन का आवेश E ना होता है, और ये हो गया V, ये हो गया B। इसको समीकरण 1 बना देते हैं, या इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसको 2 बना लेते हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो उसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि चुंबकीय बल हमारा क्या लग गया? EVB। इसमें E क्या है? आवेश है। ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए है। कितने इलेक्ट्रॉन के लिया गया है? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो n से गुणा कर देंगे, वो तो अलग बात है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा मतलब आवेश की संख्या बढ़ेगी, तो हम इसमें n से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो E इंटू V इंटू B। इसमें टोटल Q ही दे रहा है जी, E नहीं दे रहा है, तो हम लोग भी छोड़ देते हैं। रखेंगे हम लोग, हाँ, विद्युत वाहक बल में ही रखेंगे, इसको छोड़ देते हैं जी, इसी को रहने देते हैं। चुंबकीय बल Fm इक्वल टू कितना हो गया? QVB1, QV इंटू B। जैसे हम E लिख रहे थे, इसके इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे थे, जरूरत पड़ेगा तो आगे लिखा जाएगा, फिलहाल अभी बुक में दे नहीं रहा है, तो यहाँ समझिए। तो Fm इक्वल टू हो गया QVB। ये कौन सा बल है? चुंबकीय बल। ये कौन सा बल है? चुंबकीय बल। अब आप समझ रहे हैं ना कि ये बल की दिशा यहाँ पर नीचे की तरफ है, और यहाँ बल की दिशा कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर हमारा धन आवेश, नीचे क्या हो गया? ऋण आवेश। ये तो हुआ चुंबकीय बल। अब हम लोग एक चीज और जानते हैं। देखिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबक के कारण उत्पन्न हुआ है, और ये आवेश उत्पन्न हो गया। अब धन आवेश भी उत्पन्न हुआ और ऋण आवेश। तो धन आवेश और जब ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, तो जहां पर आवेश उत्पन्न होता है तहां पर वैद्युत क्षेत्र भी काम करता है। जब आवेश उत्पन्न होगा तो क्या काम करेगा? मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र काम करेगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ का वैद्युत क्षेत्र कितना है? E है। मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र कितना है, और नीचे जो है, जो आवेश आया है वो -Q आया है, और ऊपर कितना गया है? +Q। ऐसा मान लिया जाए कि नीचे कितना आवेश आया है? Q माइनस में, ऊपर कितना गया है? प्लस। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है? E। तो आप एक चीज और जानते हैं कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आता है ना, तो वह वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर भी क्या करता है? बल लगाता है। थोड़ा ध्यान से समझना, हम लोग पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो ये बताइए, जब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, आवेश है, तो क्या यह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा? करेगा। अब आवेश पर भी बल किधर से लगेगा, इसको समझना है।
हाँ, आवेश पर देखिए बल किधर लगता है। आवेश पर जो बल होता है ना, वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के, देखिए जैसे आपका एफएम जो है ना, एफएम वो कहाँ काम कर रहा है, यहाँ पर नीचे काम कर रहा है ना। और वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा प्लस से कहाँ होता है, माइनस की तरफ। प्लस से कहाँ होता है, तो हम अभी कह रहे हैं कि जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश, उस पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र के द्वारा, तो वो क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। मतलब जो इस पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल लगेगा ना, वो कैसा काम करेगा, ऊपर के तरफ, हाँ, क्षेत्र की दिशा के विपरीत काम करेगा। मतलब एफएम चुंबकीय बल इस आवेश को कहाँ ले जाना चाहता है, नीचे। और जो वैद्युत बल है हम उसको एफई कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या बोलते हैं उसको, वैद्युत बल। वैद्युत बल, तो वैद्युत बल इसको कहाँ लेके जाना चाहता है, ऊपर। इस बात को समझ पा रहे हो सब लोग। चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है ना, वो कहाँ होता है, प्लस से कहाँ होता है, माइनस के तरफ। अब इस पर एक माइनस अगर आवेश आ जाए ना, तो माइनस आवेश पर जो बल लगता है ना, वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत लगता है। मतलब कि इधर लगेगा। अरे भाई सिंपल बात है, इधर माइनस है, ये माइनस है, तो प्रतिकर्षित ना करेगा, तो दूर हटेगा। तो जो Fe है वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाना चाहता है, ऊपर। Fm कहाँ लेके आना चाहता है, नीचे। तो Fe ऊपर लेके जाना चाहता है, Fm कहाँ लेके आना चाहता है। तो हम पहले वैद्युत बल भी निकाल लें। तो लिखेंगे कि यदि आवेशों के कारण उत्पन्न कौन क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो तो आवेशों पर, चाहे ऋण आवेश, तो आवेशों लिख देते हैं सीधे सीधे। आवेशों पर कौन हम ले रहे हैं, माइनस वाला, चाहे पूरा एक ही बार लीजिए। आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल Fe। तो वैद्युत बल के लिए कोई सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, E इंटू क्यू, इंटू एक E का सूत्र पढ़े होंगे, E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, पढ़े है ना। बल बटे आवेश, तो हमको निकालना है, अगर F निकालना है तो क्यू नॉट चल जाएगा इधर, तो E, अब इंटू क्यू नॉट कहाँ है, यहाँ पर तो Q आवेश है, तो E इंटू क्यू। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए पहले। ये समीकरण क्या हो गया, 2। ये हमारा क्या निकला है, चुंबकीय बल। ये क्या है, वैद्युत बल। अब एक चीज बताइए, इसमें बड़ा कौन होगा, सोच के बताइए, चुंबकीय बल बड़ा होगा कि वैद्युत बल बड़ा होगा, चुंबकीय बल बड़ा होगा। देखिए कारण क्या है, चुंबकीय बल ही तो पहले था, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल उत्पन्न हुआ, और इस चुंबकीय बल के कारण जब आवेश, ऋण आवेश नीचे चलाया, धन आवेश ऊपर चलाया, तब ना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो वैद्युत बल लग रहा है ना, वास्तव में तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ है। इसीलिए यहाँ पर चुंबकीय बल ज्यादा होगा और वैद्युत बल क्या होगा, कम होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, तो Fm इसको कहाँ दबा कर रख देगा, नीचे, लेकिन Fe कहाँ लेके जाना चाहेगा, ऊपर। तो क्या हमारा आवेश ऊपर जाएगा, क्या हमारा ऋण आवेश ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, ऋण आवेश ऊपर। देखिए Fe ऋण आवेश को कहाँ लेके जाना चाहता है, ऊपर। Fm कहाँ लेके जाना चाहता है, फिर भी ये जहाँ है वही है, कहीं नहीं जा रहा है, एक बार चला आया है ना। हाँ, अगर दूसरा कोई ऋण आवेश इधर से आ रहा है ना, तो Fe क्या करेगा, उसको रोक देगा। जो पहले आ गया है उसको कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ उसको ले जाने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन अब जब इसको गति करा रहे हैं तो फिर तो ऋण आवेश नीचे की तरफ आएगा, तो ऋण आवेश नीचे की तरफ आएगा, तो Fe क्या करेगा, उसको रोक देगा, नीचे नहीं आने देगा। और Fm कहाँ लेके जाना चाहेगा, नीचे। तो अगर कोई यहाँ पर आवेश है और वो ना तो ऊपर जा रहा है
और ना ही नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि जितना बल नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही बल ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब ये साम्य अवस्था में है। तो साम्य अवस्था में दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए जितना बल नीचे से ऊपर लग रहा है उतना ही बल ऊपर से नीचे लगेगा। अच्छा ये कब तक जो है ये नीचे की तरफ बल लगा पाएंगे, माने कब तक आवेश आपका ऊपर नहीं जाएगा। देखिए जब तक दोनों बल असंतुलित हैं, जब तक दोनों बल क्या है, असंतुलित है, तब तक तो जो ज्यादा बल है वो आवेश को नीचे लेके आएगा। लेकिन जब दोनों बल संतुलित रहेंगे तो आवेश जहां है वहीं क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मतलब कि ये किस अवस्था में आ जाएंगे, साम्यावस्था में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साम्यावस्था में जो Fm है, या कह सकते हैं कि जो Fe है वो किसके बराबर हो जाएगा, Fm के। दोनों बल बराबर हो जाएगा। कारण यह है कि भले ही ऊपर की तरफ लगा रहे हैं बल लेकिन लेके जा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके बराबर रोक के रखा है नीचे की तरफ। एक बल हमारा कहाँ काम कर रहा है, ऊपर, एक बल कहाँ काम कर रहा है, नीचे, फिर भी आवेश जहाँ है वही है। इसका मतलब कि जितना ऊपर की तरफ बल लगा रहा है ना उतना से तो Fm दबा ही रहा है, तो दोनों बल क्या हो गया, संतुलित हो गया। संतुलित मतलब साम्य अवस्था में हो गया, तो Fe बराबर क्या हो गया, Fm। इतना ठीक है। यहाँ पर हल कर देते हैं। Fe का मान रखिए E इंटू Q और Fm का QVB। हाँ एक चीज जरूर देखिएगा, ये दोनों बल जो है ना एक दूसरे के विपरीत हैं, तो किसी एक में माइनस लगा सकते हैं। किसी एक में क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो हम यहीं पर क्या लगा देते हैं, माइनस। मैंने कोई जरूरी नहीं कि इधर माइनस लगेगा, इधर भी लगा सकते हैं। देखिए दोनों बल की दिशा विपरीत ना है, एक बल कहाँ है, ऊपर, एक बल कहाँ है, और दोनों बराबर है। तो दोनों बल बराबर है और विपरीत दिशा में है। इसका मतलब क्या है, एक में माइनस लगेगा, क्योंकि बल क्या होता है, सदिश राशि होता है, तो माइनस लगा सकते हैं। एक में नहीं लगाएंगे तो भी कोई मतलब कोई बात नहीं है, लेकिन और सही हो जाएगा हम लोग का। तो दोनों ओर से क्या कट गया, तो E इक्वल टू कितना आ गया, -V इंटू, ये क्या निकला, ये निकला वैद्युत क्षेत्र। ये क्या निकल गया, वैद्युत क्षेत्र। लेकिन अभी भी हम जो चाह रहे थे वो नहीं निकला, अभी भी हम जो चाह रहे थे वो नहीं निकला। हम लोग चाह रहे थे वैद्युत वाहक बल, और निकला क्या है, वैद्युत क्षेत्र। हम लोग चाह रहे थे वैद्युत वाहक बल, और निकला क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो एक और सूत्र पीछे से हम लोग याद करेंगे। एक सूत्र पढ़े थे हम लोग, याद होगा, वैद्युत क्षेत्र E बराबर V/L, याद है, वोल्टेज। देखिए सुनो, अरे तुम लोग संधारित्र पढ़े थे, तो संधारित्र में एक तरफ धन आवेश था, एक तरफ ऋण आवेश था। तो हम कहे थे कि जब दोनों आवेश दो तरफ हैं, एक तरफ धन आवेश एक तरफ ऋण आवेश, तो क्या यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो उत्पन्न किए थे तो E इक्वल टू V/D पढ़ा गया था। V/D, D बीच में क्या थी, दूरी थी। धन आवेश और ऋण आवेश के बीच की क्या थी, दूरी। हम यहाँ पर दूरी D ना लेके दूरी L ले लिए हैं। दूरी कितना ले लिए, L। तो दूरी अगर L ले लिए तो V/L हो गया। अच्छा वहां भी ये निगेटिव होता है, E इक्वल टू -V/L। लेकिन निगेटिव मान आप सिर्फ ये जानिए कि वो केवल दिशा को बताता है। वो किस लिए है, केवल दिशा को बताने के लिए है निगेटिव मान। तो हम लोग जानते हैं कि यदि चालक की लंबाई L तथा सिरों के बीच विभवांतर, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। भी नहीं लिखेंगे अब, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। E हो तो फार्मूला पढ़े हैं, E इक्वल टू, E मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र, और E/L। E क्या है, विद्युत वाहक बल। कोई समस्या इसमें, E क्या है, विद्युत वाहक बल। तो ये विद्युत क्षेत्र न है,
चाहे तो माइनस यहाँ लगा सकते हैं, लगा दीजिए, कोई बात नहीं, सूत्र में माइनस होता है। और फिर से बता दें, माइनस केवल क्या बताता है, यहाँ पर दिशा को बताता है, कैलकुलेशन में कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि हम इस पर पहले माइनस ले लिए हैं, तो जब वहाँ माइनस लिए हैं, दिशा सहित लिए हैं, तो यहाँ भी दिशा सहित ले लेते हैं। अगर यहाँ छोड़े होते, यहाँ भी छोड़ देते, कोई बात नहीं है। तो E इक्वल टू E/L हो गया। अब जो ये E देख रहे हैं, ये क्या है, विद्युत वाहक बल। तो इस E का मान उठाइए और समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से बताइए क्या होगा। E के बदले में माइनस E/L रख दें, I इक्वल टू माइनस VB, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और E बराबर बताइए VBL। देखिएगा विद्युत वाहक बल का सूत्र मिल गया, E इक्वल टू VBL। V क्या है, वेग है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और L क्या है, किसकी लंबाई है, चालक खंड की लंबाई। तो हमको चालक खंड की लंबाई पता हो जाए, चालक खंड किस वेग से गति कर रहा है वो वेग भी पता हो जाए, और किस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र पता हो जाए, तो हम लोग आसानी से इस फार्मूले का प्रयोग करके E इक्वल टू VBL, इसका जो वैद्युत वाहक बल है उसको निकाल सकते हैं। कोई समस्या इसमें, समझ में आया? ये समझ रहे विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्या इसमें पहले से धनावेश और ऋणावेश उपस्थित नहीं है? नहीं, अरे दोनों है, ये कहो कि मिला के एकदम है, मिला के हैं। इसको जब हम क्या किए, गति कराए, तो इस छड़ माने चालक जो तार है, इस तार में धनावेश ऋणावेश दोनों साथ साथ गति करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धनावेश है उसमें बल कहाँ लगेगा, ऊपर, ऋणावेश में बल कहाँ लगेगा, नीचे। तो इसीलिए तो अलग अलग हो गए। अब जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं और एक निश्चित दूरी पर रहें, तो उनके बीच में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो उत्पन्न तो हो गया, अब इतना ही तामझाम की है केवल किसके लिए, ई के लिए। तो हम विद्युत वाहक बल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाले हैं, सबसे पहले निकाले हैं कि इन आवेशों पर चुंबकीय बल कितना लग रहा है, क्योंकि बल के कारण ही तो अलग अलग हो रहे हैं। तो चुंबकीय बल का फार्मूला होता है QVB sin थीटा। थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि भी हमारा इधर है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत अंदर की तरफ है। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री। FM इक्वल टू QVB sin 90, तो sin 90 का मान 1 हो गया, 1 छोड़ देते हैं, तो FM इक्वल टू निकल गया QVB। तो ये चुंबकीय बल हो गया। अब इस चुंबकीय बल के कारण हमारे आवेश क्या हो गए, अलग अलग हो गए। आवेश अलग अलग हो गए तो आवेश क्या उत्पन्न करेंगे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि यदि आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो तो आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल। अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है तो फिर से तो बल लगेगा वैद्युत बल। मतलब यहाँ पर दो तरह के बल लग रहे हैं, चुंबकीय बल भी लग रहा है, वैद्युत बल भी लग रहा है। तो हम यहाँ पर वैद्युत बल निकाले हैं। तो FE का फार्मूला होता है E इंटू Q, वैद्युत क्षेत्र गुणे आवेश। चूंकि ये जो ऋण आवेश है ये हमारा ऊपर की तरफ जा नहीं रहा है, जहां है वहीं है, लेकिन वैद्युत बल की दिशा कहाँ है, ऊपर की तरफ, और चुंबकीय बल की दिशा कहाँ है, नीचे की तरफ। फिर भी ये जहां है वहीं है। इसका मतलब ये है कि बल साम्य अवस्था में है। जितना बल से वैद्युत बल इसको ऊपर ले जाना चाहता है, उतना ही बल से FM क्या करे, नीचे की तरफ दबा कर रखा है। मतलब दोनों बल क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख दिए वैद्युत बल बराबर चुंबकीय बल। चूंकि दोनों बल की दिशा क्या है, विपरीत है, इसीलिए एक में क्या लगा दिए हम, माइनस। ये माइनस इधर भी लगा सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, माइनस लग गया। अब FE का मान यहाँ से रख दिए हैं और FM का मान ये रख दिया गया है। दोनों ओर से क्या कट गया है, Q कट गया। तो वैद्युत क्षेत्र E का फार्मूला मिल गया V इंटू माइनस V इंटू B। अगर वैद्युत क्षेत्र पूछता है तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, लेकिन हेडिंग हम लोग का है इसमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो विद्युत वाहक बल के लिए पहले से फार्मूला पढ़े हैं, E इक्वल टू V/L, E इक्वल टू V/L। चूंकि हम लोग V/D पढ़े थे वहां पर, तो E इक्वल टू D वहां दूरी था, यहाँ दूरी कितना है, L है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, L है। मतलब जो चालक खंड इसकी लंबाई कितनी है, L है। तो माइनस V/L, इसी फार्मूले को रख रहे हैं। E इक्वल टू, चूंकि यहाँ पर V नहीं रख रहे हैं, V इसलिए नहीं रख रहे हैं कि V बराबर वेग हम पहले से लिख चुके हैं, तो E लिख दे रहे हैं विद्युत वाहक बल के लिए। तो माइनस E बटा क्या हो गया, L, और इस E का मान उठा के यहाँ पर रख दिए। तो माइनस E बटा L इक्वल टू माइनस V इंटू B, माइनस माइनस कैंसिल,
और ई रहने दीजिए यहीं पर, और एल को भेज देंगे उधर, तो वी बी एल, तो ई इक्वल टू हो गया वी बी एल। मात्रक क्या हो जाएगा जी? वोल्ट ना होगा। विद्युत वाहक बल मतलब क्या? विभवांतर इसका है, विभव है विद्युत वाहक बल। हाँ, कहाँ से? समीकरण 2 के नीचे से। एफ ई बराबर एफ एम, मैंने क्यों बराबर है ये? एफ ई क्या है? एफ ई है वैद्युत बल, और वैद्युत बल इस आवेश पर लग रहा है कहाँ पर? ऊपर के तरफ, और चुंबकीय बल कहाँ लग रहा है? लेकिन उसके बावजूद भी ये ऋण आवेश जहाँ है वहीं पर है। तो ये मान लीजिए कि आपका एक वस्तु है, एक बल इधर लग रहा है इस दिशा में, और एक बल लग रहा है इस दिशा में, तो ये जहाँ है वहीं पर है। इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ से बल बराबर लग रहे हैं, तो ये संतुलन में है, इसीलिए लिख दिए हैं एफ ई बराबर एफ एम। चूँकि बल की दिशा क्या विपरीत है, इसीलिए क्या लगा दिए हैं? माइनस लग गया है। तो सबसे पहले आप चित्र बनाइए एक। इतना में हो जाएगा हमारा काम। देखिए, तो अब ध्यान से देखिए सब लोग, इस चालक खंड में, चालक क्षण में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ? ई, अच्छा यही तो भी है, वोल्टेज तो यही है, इक्वल टू वी बी एल। अच्छा ये भी हमारा वेग है, ध्यान देना, ये भी क्या है? ये हमारा क्या है? हाँ, विभव है। तो ये हम लोग निकाल दिए। अब बताइए, जब इसमें विभव उत्पन्न हो गया है तो धारा बहेगा, धारा बहेगा ना। तो मान लेते हैं कि इसमें धारा बह रहा है आई, कितना धारा बह रहा है? और जब चालक तार है तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा। तो यदि चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा आई तथा चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध आर हो, तो अब यहां से काम करेगा ओम का नियम। ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। तो V मतलब E, आई आर, तो E इक्वल टू आई आर हो गया। E का मान कितना आया है? वी बी एल इक्वल टू आई आर। तो हम यहाँ से धारा निकाल रहे हैं ना आई, तो वी बी एल बाई आर, ये सूत्र हो गया। अब ये होगा एम्पियर। मात्रा क्या हो जाएगा? भी को फिर से बता दे, वोल्टेज नहीं समझेंगे। भी क्या है? वेग है, नहीं वेग है। और वेग किसका वेग है? इस चालक खंड को किस स्पीड से लेके जा रहा है ना आगे, वो वेग कौन है? भी है। और बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और एल क्या है? चालक खंड की लंबाई, और आर उसका क्या है? प्रतिरोध। तो ये हम लोग का हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये हमारा बल के लिए सूत्र हो गया, और एक किसके लिए हो गया? विद्युत धारा के लिए। एक चीज़ और है, इसको ना गतिमान विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गतिमान विद्युत वाहक बल। इसको गतिमान विद्युत वाहक बल इसीलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जब तक ये गति करेगा तभी तक इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। गति करना बंद कर देगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं गतिमान विद्युत वाहक बल, और इसी को प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं। तो ये खत्म हो गया, आगे कल पढ़ा।